अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान। आपका मेरा साथ रहेगा रात 8 बजे तक और इस ट्रांसमिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया ट्विटर, फेसबुक या फिर कॉल इन करके। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन्स पर है। और सबसे अहम बात कि हमेशा की तरह आज जो हम मौजू आपके लिए लेके आए हैं वो आई एम श्योर कि आपके दिल के बहुत करीब होगा। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला ने उनको ख़ास सलाहियतें दी हैं। जब मैं ये ख़ास की बात करती हूँ तो हम जिसको नॉर्मली अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा समझते हैं, हमारी सेंसेस, उसमें से कोई ना कोई अगर आपके पास ना हो, अल्लाह ताला कभी आपको देकर आज़माता है और कभी आपसे लेकर या आपको महरूम रख कर भी आज़माता है। आज हम ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करना चाहेंगे जो दिखने में, समझने बूझने में शायद आपके और मेरे जैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास यकीनन अल्लाह ताला की दी हुई कुछ ख़ास सलाहियतें ज़रूर हैं। यहाँ बात करना चाहेंगे इन्हीं लोगों की जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ हैं, लेकिन क्योंकि वो हमसे थोड़े अलग हैं तो शायद हम ही उन्हें समझने से कासिर रहते हैं। बहैसियत एक ज़िंदा कौम, एक ज़िंदा माशरे के हमारे पास वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि किसी भी ऐसे शख्स को हम यकीनन वो हमारे माशरे का हिस्सा है उसको मेन स्ट्रीम लाइफ में लेके आएँ। लेकिन कभी कभार ऐसी सहूलतें ना होने की वजह से हम उनको मार्जिनलाइज़ कर देते हैं। आज ख़ास तौर पे ये बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना जब अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का हम शुक्र तो अदा करते हैं, लेकिन क्या हम अपने इर्द गिर्द उन लोगों को भी देखते हैं जो शायद आपकी और मेरी जैसी नेमतों से तो महरूम हैं, लेकिन कोई ना कोई खुदादाद सलाहियत उनके अंदर भी है जिसको उजागर करने का काम शायद अल्लाह ताला ने हमें सौंपा है। हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में ला सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको बेहतर समझा सकते हैं। आज सुबह भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया और मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई ऐसे अपने दोस्तों से मिलकर जो इसके लिए डायरेक्टली KVTC के प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी थीम को जब हम आगे लेके चल रहे हैं तो आज 6 बजे के इस सेगमेंट में भी हमारे पास एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो ऐसे एक इदारे का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पे जब मैं इस इदारे के बारे में पढ़ रही थी मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि हमारा नज़रिया कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव तब होती है जब हम उसको उस आँख से, उस नज़रिए से देख रहे हों। आज जब हम इस इदारे से इनको हमने बुलाया तो इनका विज़न जो था वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह एक ख़ास ज़बान बोलने वाले को हम एक माइनॉरिटी ग्रुप समझते हैं और कभी कभार उनको तक़वियत देने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में लाने के लिए हम ज़रा ज़्यादा वसाइल उन पर मुख्तस करते हैं, इसी तरह जो लोग क़ुव्वत समात से अगर महरूम हों और हम उनको समझ लें कि वो एक ख़ास ज़बान बोलते हैं, इशारों की ज़बान, समझने की ज़बान, शायद दिल की ज़बान, तो हमारे लिए उनको समझना भी आसान होगा और उनको हमारी सोसाइटी के मेन धारे में लाना भी आसान होगा। आज हम बात कर रहे हैं डेफ रीड स्कूल्स की, जो अगर देखा जाए पाकिस्तान में तकरीबन 6 डेफ रीड स्कूल्स कायम किए गए हैं, कराची में, राशिदाबाद में, सक्खर में, लाहौर में भी। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ पे आने वाले बच्चों को किस तरह ये इदारा मेन स्ट्रीम लाइफ में लेके आ रहा है, किस किस तरह से उनकी मदद की जा रही है, जो ख़ास सलाहियतें उनके पास हैं या उनके जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए टैलेंट्स हैं उनको उभारने के लिए क्या किया जा रहा है। यकीनन याद रखिए कि अभी मेरी कुछ इंटरेक्शंस हुई ऐसे ही स्पेशली एबल्ड लोगों से, तो मैंने ये देखा कि समझने का फ़र्क सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि हम समझते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह ताला के करीब हैं, उनसे कभी हम अपने लिए दुआ करने को कहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं ये समझकर कि हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी नेकी ये है कि हम उनको इंडिपेंडेंट करें। हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर सारा इन्हिसार करने का तरीका ना सिखाएं, बल्कि उनको इंडिपेंडेंट करके एक सेल्फिश तरीके से नहीं बल्कि एक सेल्फ रिलायंट तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत भी दें। हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करती चलूँ। हमारे साथ डेफ रीड स्कूल की डोनर इंगेजमेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। वी हैव विद अस सारा शेख। अस्सलाम वालेकुम सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि कभी कभार इस तरह की जो लर्निंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो शायद हम उसको ज़रा जल्दी अबूर कर सकते हैं, मदद पहले कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड टीचिंग के ज़रिए इस कमी को या इस छोटी सी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा अली, यूर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़्मा फॉर बीइंग हियर विद अस एंड वी विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट अ वैरायटी ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़। आई डोंट लाइक द वर्ड डिसेबिलिटीज़, सो लेट्स कॉल देम स्पेशल एबिलिटीज़ फॉर टुडे। सारा, सबसे पहले डेफ रीड स्कूल की जब हम बात करते हैं
थोड़ा सा हमें इस इदारे के बारे में बताइएगा, कब आप लोगों ने पाकिस्तान में ये स्कूल्स खुले, सबसे पहला स्कूल किस शहर में आप लोगों ने उसको फाउंड किया? डेफ रीड स्कूल्स का जो सफ़र है वो एक बहुत तवील सफ़र है। मेरे जो कॉलीग्स हैं रिचर्ड और हाइडी गेरी, उनका एक डेफ बेटा था, उसकी तालीम के सिलसिले में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान जब वो आए तकरीबन 26-27 साल पहले, एक छोटा सा कमरा किसी ने उनको सदर में रीगल चौक की एक बिल्डिंग में दिया था 5th फ्लोर पे। वहाँ उन्होंने 15 बच्चों को जमा करके उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग, लिटरेसी, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना शुरू करी। कुछ सालों के बाद जब वो एक बहुत पॉपुलर इदारा हो गया, उनको किसी ने एक स्कूल दिया PCHS में, जहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2-3 साल पहले तक भी कोई 150 बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये जो सफ़र है पूरा इतने सालों का, उसमें आज हम देखते हैं कि हमारे 6 स्कूल्स हैं पाकिस्तान भर में और उसमें 1000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनकी हम एजुकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग पेरेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं। सबसे हैरतनाक बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ऑडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 2020, उसमें हमें पता चला था तकरीबन 12,50,000 बच्चे स्कूल गोइंग एज के समाज से महरूम हैं। 12,50,000 बच्चे, उनमें से तकरीबन 2% स्कूल जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि उन माँ बाप का, उन बच्चों का जो पढ़ लिख सकते हैं, उनमें क़ुव्वत है सीखने की, समझने की, मगर उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है, तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है? जो आपने शुरू में बात की थी कि एक पैराडाइम शिफ्ट है। जो बहरे बच्चे हैं उनके जहन बहुत तेज़ चलते हैं, उनके जिस्म बिल्कुल ठीक हैं, इमोशनली वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। फ़र्क क्या है? ज़बान का। जैसे हम सिंधी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, उनकी ज़बान है इशारों की ज़बान। बहुत ही खूबसूरत थॉट ये है सारा, इस पे हम बिल्डअप करना चाहेंगे। लेकिन ये जो नंबर आपने हमें दिया है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिएगा नाजरीन। 12,50,000 बच्चे ऐसे हैं जो शायद किसी स्कूल ना होने, किसी फैसिलिटी ना होने की वजह से तालीम से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको यकीनन बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। तो इस दफ़ा इस रमज़ान में आप कुछ कर सकते हैं, आप ये बीड़ा उठा सकते हैं एक छोटी सी नेकी करने का और किसी की ज़िंदगी में उजाला भरने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान मुबारक का महीना और यकीनन हमारी कोशिश कि जो चीज़ें जिनको हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये महीना इंट्रोस्पेक्शन का महीना है, रिफ्लेक्शन का महीना है, तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी नज़रसानी करें कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। अगर हमारी तमाम सेंसेस बिल्कुल नॉर्मल हैं तो ये भी उसकी बहुत बड़ी करम नवाजी है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग आपको नज़र आएँ जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो आपकी और मेरी तरह क़ुव्वत गोयाई से या फिर क़ुव्वत समाज से महरूम हैं, तो उनको भी मेन स्ट्रीम लाइफ में लाना, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ को खोलना शायद हमारे लिए ही एक नेकी का दरवाज़ा है। डॉक्टर उज़्मा, यहाँ पे जानना चाहूँगी, हम ऑफेयर भी जब बात कर रहे थे आपने कहा कि अब पेरेंट्स में बहुत अवेयरनेस आ गई है। सबसे पहले इस तरह की डिसेबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स या बाकी चीज़ें अगर अचीव बच्चे ना कर रहे हों तो यंग एज में अब पेरेंट्स हैव स्टार्टेड टू पिक अप। ये मदद करता है उनकी अर्ली असिस्टेंस के लिए या उनको ट्रेन करने। हमारा इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। कराची में इस तरह के 2 इदारे हैं, एक कराची यूनिवर्सिटी का है और एक बहरिया यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं और पेरेंट्स पिक कर लेते हैं उनमें कि ये बच्चा डिफरेंट है बाकी बच्चों से, तो कुछ पेरेंट्स हमारे पास ले आते हैं ताकि वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सके और उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हम उनको डेवलप करके दें ताकि उसके मुताबिक उनको बच्चों को ग्रो करें और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। पहले इस सिलसिले में बहुत से बच्चे नहीं आते थे, अब चूँकि अवेयरनेस आ रही है जिसमें टेलीविज़न का भी मेरा ख्याल से बहुत रोल है और पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी ले आते हैं। पिक वो कैसे करते हैं कि जब बच्चा जो है वो माइलस्टोन उसके डिले होते हैं। जैसे नॉर्मली बच्चे का एक एज होती है जिस पे वो गर्दन संभालना शुरू करता है 4 ईयर्स पे, फिर बैठना शुरू करता है 7 to 8 ईयर्स पे, और 1 वर्ड स्पीच उसकी 8 to 9 मंथ्स पे डेवलप हो जाती है और फिर कंप्लीट वो
18 माह में बातचीत करना शुरू कर देता है। डॉक्टर उस्मा, यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि दीज आर द नॉर्मल रेगुलर माइलस्टोन्स। नॉर्मल है, लेकिन अक्सर ये देखा गया आजकल तो मेरे ख्याल में हर दूसरा पेरेंट ये कंप्लेन कर रहा होता है कि बच्चा लेट बोलता है, इसकी क्या वजह होती है? लेट बोलने की बहुत से रीजंस होते हैं। एक तो ये कि वो इंटेलिजेंस, जब हम टेस्ट पे उसको चेक करते हैं और उसका वाइनलेंट यानी अडेप्टिव फंक्शनिंग चेक करते हैं तो उनके स्कोर्स कम आ रहे होते हैं। सही। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से भी बच्चे जो हैं वो लेट बोलना शुरू करते हैं। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी भी होती है या लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें वो कनेक्शंस नहीं बना पा रहे होते या उनकी वोकैबुलरी कम होती है, उसकी वजह से लेट बोलना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ऑटिज़म, जिसमें बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं या ख़ुद से बात कर रहे होते हैं या टेलीविज़न से इमिटेशन के थ्रू लर्न करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल उनकी स्पीच नहीं होती। सही। यानी अगर पेरेंट्स उनसे कोई बात करेंगे तो वो उनको जवाब नहीं दे रहे होते, लेकिन ख़ुद सेल्फ टॉकिंग उनकी चल रही होती है, तो उसमें भी बच्चे जो है उनकी स्पीच जो है वो डिले होती है। तो बहुत से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है स्पीच डिले है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ, यानी अगर आप कहें इनमें से कई चीज़ों के सिम्टम्स तो मिलते जुलते होंगे, स्पेशली छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसको कितना नोट किया जा रहा है, इसकी डायग्नोसिस कितनी एक्यूरेट होती है? डायग्नोसिस में ये होता है कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे इदारे में जो है इसमें हम स्पेशल ट्रेनिंग्स कराते हैं जो 3 साल की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें जो बच्चों डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे आते हैं उनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स को किस तरह से आपने रूल आउट करना है, उनकी हिस्ट्री लेनी है, कंप्लीट प्री यानी बर्थ से पहले की हिस्ट्री भी, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद की पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। फिर DSM डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है, स्टैटिस्टिकल एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उसको हम फॉलो करते हैं और प्लस हम इंटरव्यूज़ के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। यानी तकरीबन ये 4 to 5 सिटिंग्स होती हैं उस बच्चे के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बच्चे, और सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने बच्चे को कैटेगराइज करना है, मेन मकसद हमारा ये होता है कि बच्चे की हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चले ताकि उसको सामने रखते हुए हम उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स रेगुलर सर्कमस्टेंसेस एज़ वेल। हम ये कहते हैं कि नो 2 चिल्ड्रन आर अलाइक। अगर आप यहाँ तक देखें कि बहन भाई एक ही घर से भी आ रहे हों तो उनके आदात में, उनके टैलेंट्स में बहुत फ़र्क हो सकता है। सारा दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप एक क्लास है, वैसे हमने कहा वी आर प्रेस्ड फॉर फैसिलिटीज़, तो तमाम जो बच्चे जो स्टूडेंट्स आपके इदारे में आ रहे हैं, वुड यू से दैट दे आर एट पार, उनकी डिसेबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी एट पार है? नहीं, बहुत फ़र्क होता है सिद्रा, क्योंकि एक तो ये कि कराची में और मेन शहरों में कुछ इदारे हैं जो डेफनेस को डील करते हैं, तो दे प्रोवाइड देम सर्विसेज। बट अंदरून सिंध में जैसे जब हम गए थे, हमने स्कूल खोला सक्खर में कोई 5-6 साल पहले, तो हमारे पास जो एडमिशन्स के लिए बच्चे आए 4 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक, दे हैड नेवर बीन टू स्कूल इन देयर लाइफ। तो जब उनकी असेसमेंट हमने करी तो 14 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा एक ही एज के तरह परफॉर्म कर सक रहे थे, बिकॉज उनको ना लिटरेसी स्किल्स थी, ना मैनर्स थे, ना लाइफ स्किल्स थी। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी स्टार्टेड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। तो हमारे पास इंट्रोडक्टरी 1 है और इंट्रोडक्टरी 2, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की एज से डिवीज़न होती है। तो हम उनको 2 साल में एट पार लेके आते हैं अपनी लेवल पे जिस पे उनको परफॉर्म करना है। अगेन आई लाइक टू मेक अ पॉइंट कि डेफ बच्चे मेंटली डिसेबल्ड नहीं होते। एक टर्म यूज़ होता है डेफ एंड डम। अब पुराने ज़माने में डम वॉज द वर्ड फॉर म्यूट, अब हम उसको यूज़ करते हैं इस सेंचुरी में एज मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए, या अगर हमें कहना है कि कोई पीछे रह गया या थोड़ा सा जिसकी ज़हनी अफ़ज़ाइश उतनी आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वो एक टर्मिनोलॉजी हम उसको आर्केक जो भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आज भी आप देखें तो हम कभी कभार बहुत केयरलेसली इसको क्लब कर देते हैं एंड वी कॉल देम डेफ एंड डम। इनिशियल वर्ड, एंड आई थिंक यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, डम वाज इनिशियली यूज्ड फॉर पीपल जो कि म्यूट हों या बात ना कर सकते हों। सो इफ यू आर आइडेंटिफाइंग अ कल्चरल ग्रुप दैट स्पीक्स इन साइन लैंग्वेज, इट्स वेरी सिंपल टू कॉल देम डेफ विद अ कैपिटल D। जी, दैट्स इट। तो मेंटली उनका ये होता है कि व्हेन यू ब्रिंग देम अप टू पार, अर्ली लर्निंग से स्पीड लर्निंग जो हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पे, उसके बाद उनको हम उनकी लेवल्स में डालते हैं क्लासेस में। मगर जब इंशाल्लाह जब भी आपका डेफ रीड स्कूल पे विजिट होगा, यू विल नोटिस वन थिंग वेरी क्लियरली कि क्लास 4, 5, 6 के जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, इसलिए कि दे स्टार्टेड स्कूल अ कपल ऑफ इयर्स लेट। और वही बात है कि कई दफ़ा तो लोग ढूंढते हैं, इदारों का पता नहीं होता, फैसिलिटीज़ इतनी आम नहीं है, फिर उसके अलावा भी जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिजरा, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। और आपके बात करने का स्टाइल धीमा धीमा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप बात करती हैं। बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है।
और इसमें जो आप मेहमान बुलाती हैं वो भी बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी बातें, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और आपका स्टाइल तो माशाल्लाह से है ही बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ करने का। आज जो हम बात कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड लोगों की, क्या आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बच्चे को, किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जो शायद क़ुव्वत समात से या क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो, और आपने ऐसा इस तरह के लोगों को कैसा पाया? उनकी जो दूसरी सलाहियतें होती हैं क्या वो उभर कर सामने आती हैं? बहुत ज़्यादा उनमें इतना टैलेंट होता है कि मैं कहती हूँ कि आम लोगों से हटके और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इतनी ज़्यादा सलाहियतें होती हैं कि जिनका मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने ब्लाइंड 2 बच्चों को देखा हुआ है, हद से ज़्यादा उनमें इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है दोनों माशाल्लाह से कि मैं उसका मतलब बता नहीं सकती। ये तो है अल्लाह की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके कॉल करने का। मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम बात है यहाँ पे कि अक्सर हम समझते हैं, जिस तरह एक मिसकंसेप्शन है डेफ एंड डम्ब की हमने बात की, इनके जो ख़ास टैलेंट्स हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक साजगार माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अपने मिसकंसेप्शंस हैं उनको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप्स को तोड़िए। ख़ास तौर पे ये भी कि इट शुड नॉट जस्ट बी एन एक्सीडेंट, कि एक कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है आपके ख़ानदान में जिसने आपको प्रोब किया है कि आपको ये तमाम मालूमात हो। आज का प्रोग्राम देख के अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़रूर कोशिश कीजिए कि इसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो एंड दे गेट टू इट बिकॉज ऑफ यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशल एबिलिटीज़ के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में 300 से ज़ायद साइन लैंग्वेजेस हैं, और मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि क्यों नहीं एक ही साइन लैंग्वेज हो सकती, यूनिवर्सल हो सकती, लेकिन इसका जवाब हमने ब्रेक में लिया। और ये एक्सक्लूसिव जवाब अगर आप चाहें तो आप फेसबुक पे हमारे पेज पे जाकर भी देख सकते हैं। बट टेकिंग दिस कॉन्वर्जेसन फॉरवर्ड, मैं यहाँ ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इमोशनली ये बच्चे किस तरह फ़ील करते हैं, क्योंकि अक्सर जैसे अभी बात कर रही थी सारा, इनको नॉर्मल जो बच्चों की एक ग्रोथ होती है जब वो क्लास 1 या 2 या 3 में जाते हैं, जो उनकी अर्ली एजुकेशन होती है, उस वक्त हो सकता है ऐसी फैसिलिटी ना मिले। तो इमोशनल बर्डन्स जो वो लेके चल रहे होते हैं, क्या उसके लिए हमारे पास सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? डॉक्टर उस्मा जी, हमारे पास आते हैं बच्चे इस तरह से स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो बच्चे हेयरिंग एड के साथ होते हैं उनके साथ हमें असेसमेंट करने में ईजी होता है, क्योंकि साइन लैंग्वेज जो है वो उसमें हर जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज़ होती है, तो उसके थ्रू जो है हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर कुछ हमारे पास टेस्ट ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जैसे IQ के कुछ टेस्ट हैं जिसमें हमें बातचीत के ज़रिए इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, कुछ ड्राइंग्स होती हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिससे हम IQ को असेस कर लेते हैं, या इमोशनल हमारे कुछ टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे होते हैं जो ड्राइंग्स के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है जी। तो उन टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सेल्फ इस्टीम इन बच्चों में लो होती है, क्योंकि वो बाकी बच्चों से डिफरेंट फील कर रहे होते हैं, या बाकी बहन भाई अगर ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, फिर कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह बाकी चीज़ों में स्टेरियोटाइप्स हैं, पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगी? व्हेन पेरेंट्स डिस्कवर कि उनके बच्चे में कोई स्पेशल एबिलिटी है, पेरेंट बहुत कंसर्न होते हैं। आजकल जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो यानी जो अप्रोच करते हैं, इसका मतलब मोटिवेटेड होते हैं, एक्सेप्ट कर लिया तभी अप्रोच किया है, और वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं, रिकमेंडेशंस मांगते हैं कि हम कैसे इसको सिखाएं, किस तरह से इम्प्रूव कैसे करें, कहाँ लेके जाएं, स्पीच थेरेपी के लिए कहाँ लेके जाएं। नेगेटिव अबाउट इट, लेकिन एक चीज़, क्योंकि मैं सुबह भी जिक्र कर रही थी कि आई वाज इन टच विद आबिया अकरम। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं उन पे बहुत बोझ समझा जाता है। वैसे भी ओवरऑल सोसाइटी में ऐसा लगता है कि हमारा नस्बुल ऐन है कि बच्चियाँ बड़ी हो जाएँ, ठीक है जी, पढ़ाई कर ली, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनकी शादी हो जाए। सो आई हैव सीन पीपल, और ये आबिया ने भी इसको पॉइंट आउट किया, बिकॉज अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी
एक पार्लियामेंटेरियन सेशन हुआ था टू कंसल्ट कि इन स्पेशल एबिलिटीज़ के लोगों के लिए सोशल प्रोटेक्शन कैसे डिवाइस की जाए। और आपको ये जानकर बहुत तकलीफ़ होगी कि देयर टाइम्स व्हेन पेरेंट्स विश कि उनके बच्चों की डेथ उनकी ज़िंदगी में ही हो जाए, क्योंकि उनको ये फ़िक्र खाई जाती है कि जी अगर हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा। सो दिस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स। एंड इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा में हाउ कैन यू हेल्प देम, या आप लोग इस तरह उनको रीच आउट कर पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो बच्चे के साथ कोई ना कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली जो बच्चे अगर IQ उनका कम होता है या डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, उन बच्चों को और भी ज़्यादा होती है। जो बच्चे एवरेज IQ के साथ हैं या जिनका अबव एवरेज IQ है, तो वो बहुत से अपने यानी कम्युनिकेट कर लेते हैं और बहुत सी चीज़ों में वो अदर एबिलिटीज़ में बेहतर होते हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर डिसेबिलिटी आ जाती है तो उनमें असिस्टेंस चाहिए होती है, कोई ना कोई असिस्टेंस इज़ अ मस्ट। अब जिन लोगों के पास वसाइल है वो ये कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं भी हैं, देन वी नीड स्कूल्स लाइक डेफ रीड्स ताकि आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, जिस हद तक हो सके ये अपना ख्याल खुद रखने की इनमें ताकत हो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए और फिर अपनी बात कीजिए। असल में मेरा भांजा है जी, तो वो जो है ना तकरीबन 2 साल का हो गया है, तो उसको जो वो अभी सही तरीके से ना चल भी नहीं पा रहा है और वो बहुत लेट पिक करता है, बहुत वीक भी है और बहुत लेट जो है ना कोई भी बात समझना और जैसे चलने में दुश्वारी पेश आती है उसको काफ़ी, और वीक भी है। और जैसे बच्चे चलते दूसरे बच्चे हैं, आपने इसके लिए कुछ कंसल्ट किया है, किसी डॉक्टर को, किसी थेरेपिस्ट को दिखाया है, उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को? जी दिखाया है, और सेकंड ये कि वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये लेट आस्ते आस्ते ही जो है ना पिक करेगा। ठीक है। तो उसका जहन भी जैसे ऐसे लगता है, असल में उसको ना गर्दन नहीं संभाली जाती। 2 साल का बच्चा जैसे माशाल्लाह गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता है, तो वो जो है ना अभी सही तरीके से जो है ना गर्दन अपनी नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है? हमारे साथ डॉक्टर उज़मा मौजूद हैं। जी, डॉक्टर उज़मा से ये पूछना है कि वो जैसे अभी बता रहे थे कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जी जिनका हमें मालूम नहीं है। जी, जो बच्चे थोड़ा सा पीछे होते हैं अपने दूसरे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आप हमारा जवाब जो है वो ऑन एयर सुन लीजिए। डॉक्टर उज़मा इज गोइंग टू गाइड यू। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ये गुलिस्तान जौहर में है, मेन जौहर मोड़ पे। आप वहाँ पर इस बच्चे को ला सकते हैं अगर तो ये कराची में है, कराची में अगर रहते हैं, वरना जो इदारे जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं इन बच्चों को के लिए असेसमेंट के लिए। लेकिन अभी तक वैसे इन्होंने जो सिम्टम्स आपको मोस्टली 3 इयर्स पे जो है हम सजेस्ट करते हैं आफ्टर 3 इयर्स ऑफ असेसमेंट इन बच्चों की करवा लें, क्योंकि 4 इयर्स तक जो है स्पीच डेवलप हो जाती है, कुछ बच्चों की इससे भी लेट होती है। सही। तो अभी लेट मुझे लग रहा है कि इनकी डेवलपमेंट थोड़ी लेट है, तो अगर 3 इयर्स पे कंसल्ट कर ले तो अच्छा मुझे हो सकता है। थोड़ा सा बताइएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफ रीड स्कूल, इस वक्त आपकी फैसिलिटीज़ में जो लोग हिस्सा डालना चाहें, जो मुखैर अफराद, जो लोग चाहें कि वॉलंटियर करें, डू यू नीड वॉलंटियर्स, डू यू नीड पीपल टू सपोर्ट फाइनेंशियली, क्या कहेंगी आप? आई वुड से कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी नीड जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि व्हेन पीपल थिंक ऑफ वॉलंटियरिंग द फर्स्ट गैप दैट कम्स इन इज़ लैंग्वेज। तो हम चाहे कितने भी स्किल्ड हों, हम आके उन बच्चों को सिखा नहीं सकते कुछ भी जब तक हम इशारों की ज़बान में इन्वेस्ट नहीं करें। सो दैट्स वन एस्पेक्ट। हमारे बहुत सारे कॉलीग्स हैं और वॉलंटियर्स हैं जो अपने आप को ट्रेन करते हैं, देन दे जॉइन अस। बट फॉर अस एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, राइट? जिस तरह आपने कहा कि हम इनको एम्पावर करें और इंडिपेंडेंट बनाएं, वी वांट टू मेक श्योर कि वो बच्चा 12 साल के बाद इंटर करके घर में नहीं बैठे। वो बच्ची जो है वो जब अपने ससुराल जाए, और जाती हैं सारी माशाल्लाह, वी गॉट अराउंड 42% फीमेल एनरोलमेंट, सखर में 52%। कैन यू बिलीव इट? इन सखर, और ख़ास तौर पे बच्चियां, जैसे आपने खुद कहा। तो हमारी टीचर्स को भी हम रीहायर करते हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होती हैं। वी प्रेफर हायरिंग फीमेल टीचर्स, क्योंकि यंगर बच्चों का कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं पाकिस्तान में, वो सब हमें हेल्प करते हैं उनको सपोर्ट करने में। सो द बिगेस्ट नीड इज़ फाइनेंस, बिकॉज व्हाट आई से टू ऑल अदर हियरिंग पीपल ऑल्सो इज़, हम अपने बच्चे को कितने साल पढ़ाते हैं? 12, 24, 22 साल तक मास्टर्स कराते। So what do you think it would take to become independent if you were a deaf child? It takes at least 12 to 14 years. So if you want to support Deaf Reach, if you go on our website deafreach.com, you can find a link to donate now. उस पर अगर हम क्लिक करते हैं donate now, उस पर different options हैं सारे, how you can support a child. और वाकई मैं एक चीज़ कहती हूँ, रमज़ान के हवाले से यही बोलती हूँ, हम जब कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है
कितनी बड़ी फीलिंग है कि हम एक बच्चे को जिसको पता भी नहीं है कि हम कौन हैं, हम उसको ऑन द पाथ ऑफ एम्पावरमेंट पे चला रहे हों। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सारा, मेरे ख्याल में इस थॉट को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क ज़रूर है हेयरिंग एंड लिसनिंग में। कई दफ़ा आप बातों को सुनते तो हैं, लेकिन वो बात आपके दिल तक नहीं उतरती। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ये क़ुव्वत समात दी है तो यकीनन अच्छी चीज़ों को सुने, उनको रिफ़्लेक्ट करें और उनको अपने दिल तक उतरने की एक कोशिश जो हमारी भी है इस ट्रांसमिशन के ज़रिए उसको कामयाब होने दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा और सारा शेख फ्रॉम द डेफ फ्री स्कूल। हमारी गुफ्तगू अबाउट दी स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़ के किस तरह हम उनको ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, सोशली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। वो तमाम दरवाज़े, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए और मेरे लिए खुली हुई हैं, हम उनके लिए भी ये दरवाज़े कैसे खोल सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो ऑफ एयर डिस्कशन होती है, हम अक्सर आपसे कहते हैं कि जी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसमें हमने ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। तो अब हमने एक तरीका निकाला है, यू कैन गो टू माई फेसबुक पेज sidra-iqbal.official और वहाँ पे आपको कुछ ख़ास एक्सक्लूसिव फेसबुक कंटेंट भी मिल जाएगा अबाउट दिस डिस्कशन, अबाउट दिस टॉपिक ओनली। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सारा आपसे पूछना चाहेंगे जस्ट एज यू सेड कि फाइनेंशियली यू वुड वांट पीपल टू सपोर्ट इट, लेकिन माशरे में ओवरऑल जो इन लोगों का एक मकाम है और इनका जो सही मकाम तक इनको हेल्प करना है, 12.5 लाख का नंबर आपने हमें बताया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? योर मैसेज टू देम। I think the most important thing, Sidra, is to first be aware that there are deaf people all around us. जी। And एक थोड़ी सी उनकी तरफ empathy develop होए कि जिसमें मैं एक बहुत important चीज़ सबको बताती हूँ, क्योंकि हमने अपनी आँखों के आगे देखा है कि deaf people can do anything except hear. तो सिवाय सुनने के उनमें वो सलाहियत है कि वो हर चीज़ from arts to pottery to cooking, IT, बैंक में काम करना, freight forwarding. So what we need to do as people is make sure कि जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करें, हम इज़्ज़त से इंटरैक्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, चाहे वो एज अ पर्सन सर्विस प्रोवाइडर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, या हम उनके एम्प्लॉयर हों। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो टू हेल्प देम आउट। और एजुकेशन स्किल्स जहाँ तक हैं, हम जब रिसोर्स बनाते हैं उसमें सबटाइटल्स डाल दें। जैसे अगर ये प्रोग्राम चल रहा है आज और इसमें हम सबटाइटल्स ऐड कर दें, तो ये एक डेफ पढ़े लिखे लड़के के लिए बहुत आसान हो जाएगा और लड़की के लिए कि वो इसको फॉलो कर ले। सो लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ कि जो हमारी स्किल है हम उनको ट्रांसफ़र करें, बिल्कुल सही, नॉलेज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। और हम जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ये तो एक्ट ऑफ फेथ होता है कि कभी कभार आपके सिनारियो में, आपकी फैमिली में ऐसा कोई शख्स होता है जिसकी वजह से आप साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं। ये भी एक ख़ास एबिलिटी, एक ख़ास टैलेंट है। आपको बेशक इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन ये सीखिए ताकि आप किसी और के काम आ सकें। डॉक्टर उज़मा, व्हाट विल योर मैसेज बी? माय मैसेज इज़ कि जो बच्चे स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ हैं, उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, उनको जानने की कोशिश करें। और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें ताकि वो आपको और ज़्यादा फीडबैक दे सकें, रिकमेंडेशंस दे सकें कि कहाँ किस तरह से, किन डायरेक्शंस में इनको अपने आगे जो है फॉर्मल एजुकेशन देनी है और फॉर्मल जो एबिलिटीज़ सिखानी है या जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, उसमें वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में ज़रूर आप कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा, थैंक यू सो मच सारा, एंड वंस अगेन फॉर ऑल द पीपल। ख़ास तौर पे क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि इसमें हम ज़कात निकालते हैं, लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ज़रूर अपील करूँगी, आई वुड जेन्युइनली वांट टू रिक्वेस्ट कि डेफ फ्री स्कूल्स का भी आप यानी ख्याल रखें। आप ऑनलाइन जाके मज़ीद इनके बारे में डिटेल्स मालूम कर सकते हैं ऑन देयर वेबसाइट, एंड डू ट्राई टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन देयर एज़ वेल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाएंगे और वापस जब आएंगे हम तो हमारा इंटरेस्टिंग तरीन जो एक सेगमेंट होता है जिसमें हम रिलीजियस स्कॉलर्स से, इस्लामिक स्कॉलर्स से मदद लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ मसाइल को और क्वेश्चंस को। आज भी हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के हवाले से जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आता है। आपने रमज़ान मुबारक के शुरू होने के बाद से देखा होगा कि कई दफ़ा ये बात की जाती है कि हम बहैसियत एक मुसलमान की क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने दूसरे ममालिक की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो कोई उनका फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, उन खुशियों में शामिल हो सकें। तो अशया खुर्दोनोश उस यानी काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि ऐसे फेस्टिवल्स के करीब ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। लेकिन उसके ही बरक्स अगर हम पाकिस्तान में नज़र डालते हैं तो चीनी हो, आज बात की जा रही थी मुर्गी के गोश्त की, या फिर आप कोई भी चीज़ खाने पीने की उठा लीजिए, ऐसा लगता है कि इनकी जो कीमतें हैं इस वक्त आसमान को छू रही हैं। आपके और मेरे पास भी कई ऐसे SMS और मैसेजेस आ रहे होंगे कि जी 3 दिन के लिए तकरीबन इसका बॉयकॉट कीजिए ताकि ये जो इनकी कीमतें हैं वो नीचे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जिस चीज़ की कीमत एक दफ़ा ऊपर जाए, बहुत ही कम देखने में आया है कि वो वापस अपनी जगह पे कहने कम होती है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ हम मुनाफाखोरी के लिए कर रहे हैं? एक ऐसा महीना जिसमें हम अल्लाह ताला की बरकतें समेटने की बात करते हैं, रहमतें समेटने की बात करते हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही मुनाफाखोरी भी उसी तरह आगे बढ़ रही है। कल परसों भी जब हम इस सेगमेंट में बात कर रहे थे तो किसी ने कॉल करके ये पूछा था कि मुफ्ती साहब ये फरमा दीजिए कि मुझे किसी ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस प्रोपोजिशन दिया है कि आज ये माल उठा लो इस कीमत पे और 10-15 दिन के बाद जैसे निस्फ रमज़ान गुजरेगा तो इस चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, चाहे बेशक वो आलू की बात कर रहे हो, चीनी की बात कर रहे हों, और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो क्या ऐसा मुनाफा हमारे लिए हलाल है? ये सवाल था और इस पर मुफ्ती साहब ने तो यही गाइड किया था उस वक्त कि ये आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अगर नीयत से इस चीज़ को अपने पास रखेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि जब इसकी कीमत बढ़ जाए तो ये यकीनन हलाल नहीं है। लेकिन ये जो नीयत है और ये जो अमल है ये हमारे माशरे में सरायत कर गया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुफ्ती साहब, यही अगर मामला ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, कुरान हकीम भी कई दफ़ा इसके ख़िलाफ़ हमें इन्हें कहते हैं, इससे तनबीह करते हैं, कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में इह्तिकार कहा जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने को, और इसी तरह धोखा देने को गश्शुन कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं है। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से भी फरमाया कि गोया कि वो मेरा उम्मती नहीं है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे। मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान से इंसानियत का एहसास ख़त्म हो जाता है और उसकी सोच ये बन जाती है कि मुझे माल जमा करना है, चाहे इसके लिए गरीबों का खून चूसा जाए, उस हद तक बंदा चला जाए तब भी मैं चला जाऊँगा, फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू होती है जिसमें तलब बढ़ा दी जाती है और रस्द जो है वो कम कर दी जाती है। और ये उसूल होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ की तलब ज़्यादा हो और उसकी रसद कम हो जाए वहाँ पर महंगाई उरूज पर होती है। तो इसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं उनका भी कसूर है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे मुतवस्सित तबके का ज़्यादा कसूर है। गरीब तो वैसे ही गरीब है, वो नहीं ले सकता, भूखा रह जाता है, सालों बल्कि महीनों वो गोश्त नहीं खा पाता। मुतवस्सित तबका 10 रुपये भी महंगी हो जाए उसको लेना है। उसको ये फ़िक्र नहीं कि आज मैं इस चीज़ का इस्तेमाल छोड़ दूं, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जो तलब बढ़ा रहे हैं, रसद कम कर रहे हैं, और मैं ये गुरबा के लिए करूं, हम नहीं करते। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, एकदम भी चीज़ महंगी हो जाती है। कतई कलामी हो रही है, मुझे एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना पड़ा, लेकिन इन चीज़ों को जो कि लग्जरीज़ हैं या जिनके बगैर हम रह भी सकते हैं, मिसाल के तौर पर चाय की पत्ती, हमारा पूरा का पूरा माशरा, पूरा पाकिस्तान चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, जबकि हम एक पत्ती भी अपने मुल्क में नहीं उगाते, लेकिन हम कभी इस बारे में नहीं सोचते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि लाहौर में बहुत ही जल्द अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं हमारे माशरे के एक बड़े ही अहम मसले के हवाले से। हमेशा हमने देखा है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए और कीमतों को बढ़ाने के लिए लोग चीज़ों की जो सप्लाई है उसको रोक देते हैं। इसी हवाले से अगर एक हदीस मुबारक की तरफ अगर हम देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स आवाम की ज़रूरत के बावजूद अशिया खुर्दोनोश को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसकी और उसको सप्लाई नहीं करेगा वो गुनाहगार है। तो ये एक बड़ा ही अहम नुक्ता है जिसकी तरफ हमारा दीन भी रहनुमाई हमारी करता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि हम एक रेस में हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कम से कम वक्त में कमाना है। हमारे इस प्रोग्राम को अब ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अगर यही सवाल अल्लामा साहब मैं आपसे करूँ, क्या वजह है? इंसान की लालच है, हवस है कि क्लियरली कम मुनाफे में भी गुजारा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा कमाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो है और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हर किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में ममनुआ नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी अगर हम जहते कर लेंगे ना तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसकी ममानियत आई है। तो वो मिसाल के तौर पे अगर मैंने अनाज वगैरह मेरी फसल हुई और मैंने उसको स्टॉक कर लिया है और अभी मार्केट में भी स्टॉक में माल मौजूद है, अजनास मौजूद है, ग़िज़ा मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर क्या है, फिर वो उस पर कोई हर्ज नहीं है। आपकी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो आपकी स्टॉकिंग है, वो स्टॉकिंग है आपकी। लेकिन मुश्किल कब होती है? उस वक्त मुश्किल आती है कि जब आपने क्या है कि मार्केट को ज़रूरत है और अजनास मौजूद नहीं है, कहत साली आ रही है, तो फिर इस सूरत के अंदर क्या है, वो हराम हो जाएगी। जानबूझ के किल्लत करना, जानबूझ करके मार्केट से शॉर्ट करना। और इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो सही मायनों में वैसे रिवायात के लिहाज से है तो वो तो यही है कि अजनास, लेकिन इस वक्त जो असल इसका जवाब है वो ये आएगा, अहादीस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो, कि नतीजा जो अब अक्स किया जाता है वो ये है कि जो भी पब्लिक की नीड है और ज़रूरत है उसको मार्केट से शॉर्ट कर दिया जाए, इसलिए कि उसकी कीमत को बढ़ा के मज़ीद उस पर इजाफा मुनाफा कमाया जाए। एक तो मुनाफा होता है, एक मुनाफे पे भी इजाफा होता है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट जिसको कहते हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि हर तरह इसके लिए आपने तो बड़ी हल्की हदीस सुनाई थी जी, वहाँ पर लफ्ज़ मलून तक इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद आलम जो लोग दुनिया में मखलूक खुदा से अगर क्या है वो रिस्क को रोकेंगे, तो जिस वक्त उनको रिस्क की ज़रूरत होगी तो खुदा उस रिस्क को उनसे रोके। लामा साहब, यहाँ मुझे फिर एक दफ़ा याद आ रहा है जब आपने कहा था कि रिस्क के मायने भी बहुत वसी हैं। ख़ास तौर पे अगर इसी हवाले से देखा जाए, ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस सिर्फ खाने पीने की अशिया तक महदूद नहीं है, बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें, यहाँ तक कि अद्वियात के साथ भी यही रवैया हम इख्तियार करते हैं। क्या वजह है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कराची में भी थोड़ी ही देर में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान मग़रिब के बाद वापस आएँगे, उस डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जो कि हम जानते हैं कि इतनी बड़ी लानत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि सफ़र करते हैं उसकी वजह से। छोटे बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, अद्वियात जो कि मरीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, आम खाने पीने की चीज़ें ख़ास तौर पर इस तरह के फेस्टिव महीनों में, रमज़ान के महीनों में आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये नज़र आता है कि मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे माशरे में। इसके हवाले से दीन ने हमारी रहनुमाई की है। अल्लामा साहब इसी पे गुफ्तगू फरमा रहे थे जब हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, तो अगर आप कंटिन्यू करें अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से तो यहाँ तक उसकी शिद्दत मिलती है कि उसको मलून से ताबीर किया है कि जो
ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, खुदावंद आलम उस पर मलामत करता है उसके। और फिर वही वाली बात मैंने अर्ज़ किया था कि बात यह है कि आखिरत उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि उसकी वजह है कि जो दुनिया में लोगों के रिस्क को बंद करेगा, तो यकीनन खुदा ने दुनिया तो छोड़ दिया है लोगों को आज़ाद, लेकिन आखिरत आज़ाद नहीं छोड़ी है। ये क्या है? दुनिया अद्दुनिया ये दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। तो अब जो कुछ भी हमने दुनिया में किया है उसकी जज़ा वहाँ मिलेगी। तो वहाँ पर भी अगर हम ये चाहेंगे कि जी क्या है बच जाए, तो वहाँ बचने का रास्ता कोई नहीं होगा। दूसरी बात ये कि माशरे को देखिए, जब ज़्यादा मुनाफा कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि खुदावंद आलम ने जब चीज़ों को हराम किया है ना, तो उसी के मुकाबले पर एक हलाल चीज़ को रखा है। सही, ये नहीं किया है कि खुदा ने सारे रास्ते बंद कर दिए, नहीं, बल्कि जो फितरत में रखा है, इंसान की फितरत में और जबिल्लत में जो चीज़ रखी गई है और जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत है कि वो उसके पास मुनाफा नहीं होगा तो निज़ाम भी नहीं चल सकता। मुनाफा तो ज़रूरी है, अगर कारोबार नहीं होगा तो फिर किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अल्लामा साहब, यहाँ पे जब आप मुनाफे की बात करते हैं तो इर्द गिर्द अगर हम देखें, पूरी दुनिया में देखें, ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान कारोबार में आगे तो बहुत हैं। बहुत सारी कीमती अशिया, जैसे अगर पेट्रोल की बात की जाए तो मुस्लिम ममालिक में ही सही पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स भी कमाते हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुदा पर बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते हैं। हम खुद से कोई चीज़ अर्न करने वाली नहीं बना रहे, सारी खुदा की अता करदा चीज़ों से नेमतों को बेच बेच के खा रहे हैं। यूरोप में मैं ये ज़िम्मेदारी से यहाँ एक बात कह रहा हूँ कि जी हाँ, वो लोग क्या है अपनी अक़ल से, अपनी जहानत से, अपनी दानिश से, अपने इल्म से और फिर एक चीज़ को डेवलप करते हैं और फिर वो उससे हमसे कमाते हैं, बहुत खूब कमाते हैं। और हम लोग जो कुछ सिर्फ अल्लाह ने दिया हुआ है उसको बैठ के खा रहे हैं। हमारी तरफ से कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही है। जो बात कही ना, ये भी बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये उससे बड़ा अलमिया है। मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, अल्लाह की नेमत को हम खा रहे हैं, वो पेट्रोल बेच रहे हैं या दीगर चीज़ें, गैस वगैरह, लेकिन ये तो बताइए कि आप ख़ुद किस चीज़ के ज़रिए से अर्न कर रहे हैं। आपने आज के ज़माने में, आज के माशरे में हम क्या चीज़ डेवलप कर रहे हैं? इलाज हो तो बाहर, तालीम हो तो बाहर, मशीनरी हो तो बाहर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो बाहर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारे अपनी हो। खुशी हमारी इस बात पे ज़रूर होती थी कि चाहे फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, बायोलॉजी ले लें, हम कहते हैं कि एक ज़माना था कि शुरुआत मुसलमान स्कॉलर्स ने ही की थी। लेकिन मुफ्ती साहब ये फरमा दीजिए कि क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक ऐसी बीमारी कह सकते हैं या एक ऐसी आदत है जिससे आपके बाकी अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे? एक शख्स है जो बहुत लोगों में खैरात भी करता है, अपने सोमो सलात का भी पाबंद है, लेकिन अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी प्रैक्टिस में मुलव्वस है तो क्या उसके बाकी नेक अमाल कबूल होंगे? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मामला है ये एक ऐसा फ़साद है जिसका ताल्लुक़ खल्क़ खुदा के साथ है। तो ये कैसे हो सकता है कि शख्स जुल्म कर रहा हो और वो निजात को पाले और वो ये समझे कि मुझे कामयाबी मिल जाएगी? मसला ये होता है कि जब लोग हराम को ईज़ी ले रहे होते हैं कि पैसा होना चाहिए, हलाल का हराम का इस बात की तमीज़ नहीं है, गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, गार्ड्स होने चाहिए, उनको सैलरी हलाल हराम से दी जा रही है, इस बात की कोई तमीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पर फसाद ही आता है। हम तो यानी मैं बाज़ औक़ात ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात पर जब हम डिस्कस करते हैं ना, हम छोटे मोटे कारोबारियों को समझा रहे होते हैं। जो हमारी बड़ी मछलियाँ वो तो समझने के लिए तैयार ही नहीं, उनको तो इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि उन्हें सुधरना भी है। तो मैं बस इतना अर्ज़ करूँगा इस हवाले से कि वो ख़ुद अपना मुहासबा करें, यानी किस तरह जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में। आपने ग़ुरबा के हक़ पर डाका डाला हुआ है, यानी आपके सामने थर के जो माजी करीब के वाक़यात हैं, किस तरह, यानी वो उस माँ से पूछिए कि जिसकी गोद में उसके बच्चे ने या बच्ची ने दम तोड़ा ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से, और वो मसनूई ग़ज़ाई क़िल्लत थी, तो यानी आप इसका अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? इसलिए हम सबको, यानी मैं भी इसमें शामिल हूँ, अपने अपने लेवल पे रहते हुए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा मुतवस्सित तबके से, मुतवस्सित तबका अगर सही वक्त पर सही फ़ैसला कर ले तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं उनकी हौसला शिकनी भी हो सकती है और ग़ुरबा की मदद भी हो सकती है। हमें ये तौफ़ीक़ नहीं होती कि हमने एक चीज़ ख़रीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये किलो, अगले दिन हमें वही चीज़ दी जा रही है 110 रुपये किलो।
हम बेइज्जती महसूस करते हैं कि हम दुकानदार से पूछे कि अचानक एक दिन में 10 रुपये तुमने बढ़ाए कैसे। सही, मेरे पास तो पैसा है ना जी, 10 रुपये से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एक बात जो कि लाखों में तनख्वाहें ले रहे थे। अक्सर देखें पेट्रोल की कीमत अगर ऊपर जाती है, जो सब्जी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है उसके भी दाम बढ़ जाते हैं, ये कह के कि जी अब मंडी से आने में ज़्यादा पेट्रोल लगा करेगा। जी, तो मैं यानी मेरे अर्ज़ करने का मकसद है कि हर बंदा अपनी इस्लाह करे, यानी मैं इस मुआशरे का एक फ़र्द हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं 10 रुपये ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन जिसने दिन में सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं उसके लिए 1 रुपया ज़्यादा देना भी मुश्किल है। तो मैं उससे पूछ लूँ ताकि उसकी भी हौसला शिकनी हो कि जी जो लोग लेने के लिए आते हैं वो पूछते। देखें आजकल हमारे यहाँ क्या है, टेक्निक से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये चीज़ कितने की जी, 9,999 रुपये प्राइस टैग लगाया हुआ है, ठीक। उसे आपको वो जो है वो 10,000 रुपये नहीं बोल रहे, एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी जाके ले लिया। अब ये छोटी छोटी सी, जी हाँ, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर एक बड़ा, ये पूरा यूँ कह लीजिए एक माफिया है जो बड़ी टेक्निकल तरीके से लोगों को लूट रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने अंदर एहसास बेदार करें। और अब भी इस मुआशरे में मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हमारे एक जानने वाले हैं, वो 100 रुपये की किताब खरीदते हैं और ख़ुद स्टॉल पर खड़े होकर वो 80 रुपये में वो किताब बेचते हैं, 20 रुपये जेब से डालते हैं। ऐसे लोग भी, इन्हीं लोगों की वजह से मुआशरा चल रहा है। आज भी रोड पे हम देखते हैं इफ्तार में बोतलें बांटने के लिए नौजवान खड़े हुए होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह की कोशिश करे और फसादात को अपनी ताकत के मुताबिक कम या ख़त्म करे। आपकी बात को आगे लेके चलेंगे कि एक बड़े इसमें अहम नुक्ता ये है कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बीच में भी फ़र्क करें, क्योंकि हमें जैसे कहा जाता है, एक बड़ा ही मशहूर कॉल है कि ज़रूरियात तो मेरे ख्याल में फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। तो अक्सर हम ये समझते हैं, जैसे आपने इशारा दिया कि 10 रुपये बढ़ गए, अपनी हद तक की इज्जत महसूस होती है कि क्या हम 10 रुपये और नहीं दे सकते, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ओवरऑल सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कुछ हमारे पास ट्विटर पे भी मैसेजेस हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, जो हमारे पास मसला है वो हमारे टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग मसला, तो मैंने कहा आपके सामने ज़रूर रखूं। शाजिया अली ने हमें लिखा है कि अक्सर अब हमारे पास मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं खूबसूरत लगने के लिए जिसके हवाले से उनको थोड़ा सा मुगालता है। ख़ास तौर पर वो यहाँ पर बात कर रही हैं हेयर एक्सटेंशंस की, जो कि मसनूई एक्सटेंशंस हैं जिससे आप बाल और घने और ख़ूबसूरत दिखा सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन हेयर से ही बनाई जाती हैं। अब ये कई लोगों को इसमें है कि वो लोग अपने बाल बेचते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये डेड बॉडीज़ के भी बाल लिए जाते, तो इसमें सोर्स का पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल उसको ट्रीट करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ममनू है या जायज़ है? अलामा साहब, अगर आप पहले बात करें इस पर। देखिए, इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर तो कोई भी बॉडी का जो पार्ट आपको लगाया जा रहा है बॉडी में, तो अगर उसका वो जुज़ बन जाता है तो फिर तो उस पर कोई हरज नहीं आता है। और अगर उसका पार्ट नहीं बनता है, और बाल वगैरह में पार्ट नहीं बनता है, लेकिन जैसे टिश्यूज़ वगैरह हैं ये पार्ट बन जाते हैं, लेकिन बाल पार्ट नहीं बनता है, क्लिप ऑन की तरह लगाया जा रहा है, तो उसके अंदर जहाँ लगाने में कोई हरज नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और बाल चूँकि नजिस भी नहीं होते हैं, ये एक अलग मसला है जो फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से बिलखुसूस मैं कह दूँ, क्योंकि उसको बेजान माना गया है। तो लेकिन उसको धोया जाएगा, उसको पाक किया जाएगा, वो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लमा है। तो उस वक़्त आपको उससे कोई माने नहीं है, नमाज़ वगैरह पढ़ने में माने नहीं है, कहीं जाने आने में भी माने नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। अगर ज़िंदा या मुर्दा का भी है तब भी गुंजाइश मौजूद है उसकी। लेकिन जो बहुत एक अच्छी बात हो रही थी उसमें मुझे 2-3 बातें याद आ गई थी, अगर आप इजाज़त दें तो उसको मैं ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जितनी खूबसूरती के साथ हमारे इस वक्त मुफ्ती शाहिद साहब ने बयान किया था ना एक मसले को। देखिए, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और अब मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, एक मरतबा क़हत साली आ गई, मिसाल की तरफ फसल ही नहीं हुई या फसल हुई थी और पूरी की पूरी फसल किसी वजह से सैलाब आ गया, कोई और वजह हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, अब ज़लज़ला आ गया, अब वो हमारे पास है नहीं और अभी एकदम फौरी वो अरेंज भी नहीं हो सकता है। तो एक तो नौयत ये है, एक मरतबा जानबूझ करके रमज़ान से पहले कोई चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाए या ईद से पहले ज़रा सा शॉर्ट कर दिया जाएगा और ईद में इसकी डिमांड बढ़ा दी जाएगी, तो फिर कॉस्ट ऊपर आ जाएगी। तो वो चीज़ मसनूई के लिए और बिलखुसूस खाने पीने के मसले में, तो मैंने ख़ुद एक जगह पे ईरान में हम थे, तो उस वक्त वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने टमाटर और मुख्तलिफ़ चीज़ें शॉर्ट हुई थी, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था और वो अनाउंसमेंट ये था कि लोग जो है सालन में टमाटर चंद दिन के लिए डालना छोड़ दें। सही।
और अगर हम ये कर ले, शक्कर है, हमारे यहाँ अक्सर शक्कर का बहरान आ जाता है। मैं यही मशवरा देता हूँ कि भाई अगर कुछ दिन आप बग़ैर शक्कर की चाय पी लेंगे, या चले चाय पी लें, स्वीट डिश कम कर लें, आप कम इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल कम कर दें, खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। तो ये भी एक वो उनका तोड़ होता है, यानी हमें क्या करना चाहिए, आपके पास मौजूद होते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप अगर वो देख रहे हैं कि एक ठेले पे रश ज़्यादा हो गया तो उसी पे टूटे पड़ रहे हैं ताकि वो और रेट बढ़ाता रहे। भाई आप थोड़ा तहम्मुल कर लीजिए, लाइन लगा लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, दूसरे आइटम ले लीजिए। अगर मैं आपकी बात सही समझ पाई हूँ, जैसे 2008 में हमने देखा जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिसेशन आया था, उस वक्त किसी ख़ास शख्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की थी, लेकिन जो हालात एकदम पैदा हुए थे, तमाम की तमाम प्राइसेस नीचे आई थी, और जिनके पास ज़ख़ीरे मौजूद थे, चीज़ें मौजूद थी, उनको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में हो क्या रहा है। ऐसी सूरत हाल में थोड़ा रुकना अलाउड है। एक और हल जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दिया था, और वो ये दिया था कि एक दफ़ा उस इलाके में जब कहत आया तो इमाम ने अपने ग़ुलामों को बुलाया और ख़ादिमों को बुलाया और पूछा कि ये बताओ कि अपने गले के अंदर कितना अनाज मौजूद है जी। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी मौजूद है, पूरे ख़ानदार और पूरे कुनबे के लिए पूरा है, बल्कि कुछ इतना वक्त कि जब तक कि क़हत साली ख़त्म हो गया हमारा गुजारा पूरा हो जाएगा, बल्कि बच जाएगा। सही। तो इमाम ने कहा अच्छा ठीक है, कहा कि ये उठाओ और बाज़ार में ले जाके फ़रोख्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि या फ़र्ज़ंद रसूल ये बाज़ार में फ़रोख्त कर देंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ ले जाइए। तो फिर उन्होंने ये किया कि वो घर के लिए जितनी ज़रूरत का था उतना रोक करके बाकी फ़रोख्त कर दिया। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि ये तुमने क्यों रोका। तो उन्होंने कहा कि वो तो घर के लिए तो अपनी ज़रूरत के हद तक तो रखा ही जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको भी बेच दो, इसको भी जाके बेचो, और कल हम खुद जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बाज़ार से उसी कीमत पे ख़रीदेंगे जिस कीमत पर सब खरीद रहे हैं। अच्छा, ये दो नुक्ते हैं। एक मरतबा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अगर ज़ख़ीरा था तो उसको निकाल दिया, दूसरी तरफ मैं हुक्मरानों के लिए एक मैसेज भी दे रहा हूँ। इसी पैगाम के अंदर इतना बड़ा मैसेज है कि जब आप किसी चीज़ को ख़ुद कॉस्टली ख़रीदेंगे ना, उसकी कीमत महंगी दे के ख़रीदेंगे, तो आप कभी चीज़ को महंगी नहीं बेचेंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। ये हम जब तक हम खुद अपने लिए रख करके और बाकियों के लिए महंगा देते रहेंगे। बहुत आपने टाइमली मैसेज दिया है, क्योंकि आज ही हमने देखा कि कराची में कई जगहों पे मुर्गी का गोश्त जो फ़रोख्त हो रहा है वो बहुत महंगे दामों हो रहा है, जबकि इसका हवाला बजट की जो स्पीच थी उसमें भी दिया गया था। बहरहाल बात सियासी हो जाएगी, उस तरफ नहीं जाते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा सब्जेक्ट ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बहुत ही अहम है कि फ़र्क हम समझ पाएँ कि कहाँ मसनूई तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों के मामलात में खलल पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं और उनकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनको जानबूझ के रोका जाए ताकि उनके हवाले से किल्लत पैदा की जाए। तो इसमें दीन में बिल्कुल भी इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आखिरी कुछ लम्हे हैं हमारे प्रोग्राम के, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह की लालच से, इस तरह की हवस से लोग कैसे दूर रह सकते हैं? बस यही है, अपने दिल में खल्क़े खुदा की मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह से डरें। क़यामत के दिन हर एक को जवाबदेह होना है, हर कोई अपने मामलात का ख़ुद ज़िम्मेदार है। कितना आप खा लेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इब्ने आदम के लिए पूरी सोने की एक वादी हो तो वो दूसरे की तमन्ना करता है, 2 वादियाँ हो जाएँ तो तीसरे की तमन्ना करता है। और इब्ने आदम के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो कम से कम ग़ुरबा का ख़याल रखें, फ़ुक़रा का ख़याल रखें। हमारे बच्चे जब हमारी नज़रों के सामने इफ़्तार कर रहे होते हैं और हर तरह की नेमत मौजूद होती है, तो उस गरीब फैमिली के सामने के बारे में भी सोचिए कि जो इफ़्तार तो कर रहे होते हैं, रोज़ा भी रखा होता है, लेकिन उनके सामने उनकी मनपसंद चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो बहरहाल ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम काम है, इसके सबब जहन्नम का फ़ैसला भी हो सकता है, हमारे दीगर आमाल भी बर्बाद हो सकते हैं, और किसी एक मज़लूम की बद्दुआ हमारे बड़े बड़े महल्लात को जराकर खाकस्तर कर सकती है। लिहाजा अभी वक्त है हम जाग जाएं, अल्लाह से डरें,
अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करेंगे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके भी ज़िल्लत ऐसे लोगों का मुक़द्दर बनती हुई हमने अपनी आँखों से देखी है, फ़िरऔन और क़ारून की तरह। और बिल्कुल अल्लाह के घर देर होता है अंधेर नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि इन चीज़ों का जो बुरे काम होते हैं उनका जो आपका कार्मा इफ़ेक्ट है वो आपके पास वापस आता है। अल्लामा साहब आप क्या कहेंगे इसी मौजू के हवाले से बिफ़ोर वी कंक्लूड? बस मैं इसके हवाले से यही कहूँगा कि यकीनन मुनाफा कमाना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि रिस्क के 9 हिस्से खुदावंद आलम ने कारोबार के अंदर रखा है। लिहाजा हमारे लोगों को कारोबार में आना चाहिए, कारोबार करना चाहिए और दुनिया से करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की हुदूद और क़ुयूद होती हैं, उन हुदूद और क़ुयूद में रहते हुए करना चाहिए। और फिर बिलखुसूस मुसलमानों से और उन महीनों में कि जो हमारे ख़ास अय्याम आ जाते हैं, जैसे कि ईद का महीना आ जाता है या मतलब ईद है, बकरा ईद है, इसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक है, तो बहरहाल वो बेचारे जिनको हम काफिर कहते हैं वो लोग टैक्स माफ़ कर रहे होते हैं। हमारे लोग यकीनन, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि अभी इफ्तारी की भी बात है, कार खैर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये तो ज़रा बताइए कि नाजायज़ मुनाफा कमा के, नाजायज़, जायज़ वाली बिल्कुल जायज़ की बात नहीं, तो नाजायज़ कमा करके आप कौन सा कार खैर कर रहे हैं, चाहे वो उम्रे पे जा रहे हो कि इफ्तारी करा रहे हो। बेहतर ये है कि आप मुनाफा कम लीजिए, लोगों को खुद खा लेने दीजिए, ज़कात कम बांटिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। जो आपने चीज़ पॉइंट आउट की है, मैनेजमेंट में इसको कहते हैं कि कॉर्पोरेट चैरिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क सीखे। जब आप एक ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट एंटिटी की या कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह ऑपरेट करेंगे उसके ज़वाबित कुछ अलग होंगे। लेकिन बहरहाल आज का ये हमारा सब्जेक्ट अपने ख़िताम को पहुँचता है। कल आपके सामने फिर इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।